हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज जेपीएससी के तहत जो है पेपर 5 का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी पेपर 3 पेपर 4 का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और आज जो हमारा टारगेट है वो है पेपर 5। पेपर 5 में क्या है? पेपर 5 में है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, टोटल मार्क्स भी वही हैं और टाइम भी वही है, अर्थात 3 घंटे का है। तो क्या कुछ रहेगा पेपर 5 का फॉर्मेट, और ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर 5 का फॉर्मेट क्या है उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पेपर 4 में जो है 20 क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा ना, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और 20 इंटू 2 कितने हो गए? 40। और ये कंपलसरी सेक्शन है, अर्थात इस सेक्शन को जो है आपको हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया, ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन का हो गया ना, एमसीक्यूज वाला सेक्शन हो गया जो एंटायर सिलेबस से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है? नेक्स्ट याद रखिएगा, उसके बाद जो एंटायर सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको किस हिसाब से बांटा गया है? तो सेक्शन 2 के हिसाब से बांटा गया है, सेक्शन 3 के हिसाब से बांटा गया है, सेक्शन 4 के हिसाब से बांटा गया है और सेक्शन 5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रत्येक सेक्शन से क्या रहेगा, एक जो है क्वेश्चन रहेगा, मेन पार्ट रहेगा, और उसके साथ साथ एक और वाला पार्ट रहेगा। आपको क्या करना है, या तो आप मेन पार्ट वाला बनाएं या तो आप और पार्ट वाला बनाएं, और कुल मिलाकर के 4 सेक्शंस आपको डिवाइड कर दिए गए। इन चारों सेक्शन में से आपको क्या करना है, एनी 4 चूज करना है, और 4 के मार्क्स कितने हैं? तो 4 इंटू 40 कुल मिलाकर के कितने हो गए? 160। और बचा हुआ आपने देख ही लिया कि उसमें कितना है, 40, तो कुल मिलाकर के हो गए 200। तो इस प्रकार इंडियन इकोनॉमी का जो फॉर्मेट है वो क्या है, थोड़ा अलग है। किसके रिस्पेक्ट में? तो हम कहेंगे कि पेपर 3 के रिस्पेक्ट में, पेपर 4 के रिस्पेक्ट में जो है इसका पेपर टोटल अलग है। चलिए, ये तो था एग्जामिनेशन पैटर्न, जो एग्जाम का जो पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, उस पर लेकर के चर्चा करते हैं। तो चलिए सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में सबसे पहले जो है ये देखिए, बेसिक फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिक फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या है, पहला जो सेक्शन होगा वो बिल्कुल नेशनल इनकम को लेकर के पहला सेक्शन है। मैथड एंड इट्स कैलकुलेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, है ना। कांस्टेंट एंड करेंट प्राइसेस जो है, फैक्टर कॉस्ट पर भी आपको जानना है कि कैसे जो है नेशनल इनकम निकालना होता है, करंट प्राइसेस पर, कांस्टेंट प्राइसेस पर, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, सेकंड वाला जो सेक्शन है वो क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर के है। तो कंसेप्ट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके तहत जो मॉनेटरी, फिस्कल और डायरेक्ट मेजर जो प्रोसेस है जिसके तहत जो है इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, उन सभी पॉइंट्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डेमोग्राफिक फीचर्स, डेमोग्राफिक फीचर्स में जो है पॉपुलेशन पॉलिसी रहती है, तो वर्क फोर्स कॉम्पोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाँ ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला सेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कई बार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी आती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पूछ सकता है, या वर्क फोर्स जो कॉम्पोजिशन होता है वो पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, है ना। कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, क्या कारण है कि लो प्रोडक्टिविटी है, और जो मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर जो है टेकन किए गए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो अभी हाईलाइटेड है, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड रेनबो रेवोल्यूशन है। डब्ल्यूटीओ एंड एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीकल्चर का जो रिलेशन है हमारा, और भारत में कई मीटिंग्स में आपने देखा होगा कि ये बार बार उभर करके आते हैं कि विकासशील देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है डब्ल्यूटीओ का, वो कैसे होगा विकसित देशों के साथ, वहाँ ये जरूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जैसे एमएसपी को लेकर के जो अभी आप देख पा रहे हैं विवाद हो रहा है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, मार्केटिंग प्राइसिंग के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर इनपुट्स का। और इसका मार्केटिंग को लेकर भी प्रश्न पूछा है, जैसे कैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसका मार्केटिंग किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक पहुँचे, बीच में किसी प्रकार का एजेंट ना हो, अर्थात किसानों से लेकर
किसानों से लेकर के जो है डायरेक्ट मार्केट तक आने की जो घटना है, इसे हम क्या कह रहे हैं ना, मार्केटिंग करना, कि कैसे हम इसको जो है किसानों के खेतों से लेकर डायरेक्ट जो है मार्केट में लाया जा सके। आपने देखा होगा, अगर आप गांव का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा जो गांव में प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो कोई सब्जी भी हो, तो जब भी वो किसी बेचते हैं तो गवर्नमेंट के पास जब वो बेचते हैं तो उन्हें बहुत पेचीदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं एजेंट उन्हें क्या करते हैं, उनके घर से उठा करके माल ले जाते हैं। तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एजेंट्स को ही वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये इस चीज़ के कारण क्या होता है, प्रोडक्ट्स का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ों का सरलीकरण करना क्या है, काफ़ी आवश्यक होता है, ठीक है। और एमएसपी को लेकर के जो एक तो डिबेट चल ही रहा है बहुत दिनों से, आपने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहना है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पॉलिसी इनिशिएटिव एंड चार्जेस। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948 के बाद से आपको इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव किया गया है, क्या क्या नियम लगाए गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त, अर्थात जो लोग हैं उनके पैसों का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल्स, पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। इसमें मूल रूप से जो पब्लिक फाइनेंस में आते हैं वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेशन आता है, ठीक है। अब जैसे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था अगली बार, अर्थात 7 जेपीएससी में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि पब्लिक फाइनेंस के जनक कौन है, लोक वित्त के जनक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, डाल्टन, पीगू, स्मिथ और मस्ग्रेव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मस्ग्रेव, इसका आंसर होगा, जिन्होंने द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड एनालिसिस हाउ गवर्नमेंट allocate resources and respond to the social needs। तो कहा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सेस, ये जो पब्लिक फाइनेंस का जो फादर है वो किसे माना जाता है, मस्ग्रेव को माना जाता है। और उन्होंने 1956 को एक पुस्तक लिखी थी या जो पब्लिश हुई थी, और उस पुस्तक का क्या नाम था ना, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का उपयोग कैसे किया जाए। और एन एनालिसिस इसके साथ और भी जुड़े हुए थे, एन एनालिसिस हाउ गवर्नमेंट क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेट किस प्रकार करेंगे ताकि सोशल नीड्स जो है वो पूरी हो जाए। तो ये जो टैक्सेशन वाला मैटर है ये डायरेक्ट क्या है, लोगों के वित्त से जुड़ा हुआ रहता है। तो लोग ये जो टैक्सेशन से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि सोशल नीड्स जो है वो क्या हो जाए, पूरा हो। तो ये मस्ग्रेव को लेकर के पूछा गया था, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है अलग होंगे, ठीक है। चलिए, तो पब्लिक फाइनेंस को लेकर के पूछा जा सकता है। कंसेप्ट ऑफ वैट तो आज खत्म हो गया है, तो जीएसटी को लेकर के पूछा जा सकता है कि क्या कुछ बदलाव आया जब से ये लागू हुआ है, उसके बाद क्या कुछ इसमें परिवर्तन हो सकता है, या क्या कुछ इसमें वृद्धि हुई है रेवेन्यू में, वो भी पूछा जा सकता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कॉसेस एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंपैक्ट्स ऑन इट्स इकोनॉमी। सार्वजनिक व्यय को लेकर के जो खर्चे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स, जो उधार लिए जा रहे हैं, उन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कई बार क्या होता है कि सरकार के बजट में पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर से उधार लेकर के जो है अपने राज्य को प्रोग्रेस के लिए काम चलाते हैं। तो ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल बोरिंग्स हो गए, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बजट तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। जीरो बेस्ड बजट जो है ये सिलेबस के अंतर्गत है, और FRMD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी में एक कंसेप्ट एंड रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अचीविंग एम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो जो रोल अपनाए गए हैं, जो फिस्कल पॉलिसी नीतियां अपनाई गई है, क्या उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है वो दूर हो पाया है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी आ चुका है। तो इन सभी को लेकर के जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। वित्त नीतियों को जो है, वित्त नीति किस प्रकार बने जिससे कि क्या एम्प्लॉयमेंट में सुधार हुआ है, क्या स्टेबिलिटी आ चुकी है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या किया जा सकता है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप, जिसमें जो मूल रूप से जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात फाइनेंस कमीशन को लेकर के बात हो रही है। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर है। म्यूनसिपैलिटीज कहे या पंचायत तक जो फाइनेंस कमीशन के तहत जो पैसे आते हैं उनके बीच का जो संबंध है वो पूछा जा रहा है, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो सुधार अपनाए गए थे उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पूछा जा सकता है। कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, तो ये तो बहुत हाईलाइटेड और पूछ चुका है, याद रखिएगा ये सेक्शन जो है ऑलरेडी पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है हमारे भारत का, ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन है, तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या है, मीनिंग एज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो विकासशील देश होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन्हें आपको रखना है कि क्या विशेषताएं होती है। जो एक अंडर डेवलपमेंट अर्थात विकासशील देश हैं, वो उनकी जो विशेषता है उनको आपको क्या करना होगा, रखना होगा। चलिए, इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट हुआ है ये कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए क्या है ना, कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, जैसे एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीडीआई है, जेम है, इंडियाज एचडीआई प्रोग्रेस, इंडिया का जो एचडीआई प्रोग्रेस है वो कितना हुआ है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस पर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको चर्चा कर देता हूं, जो कि पिछले जेपीएससी में पूछा गया था, और पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक में किन 3 संकेतों का उपयोग किया जाता है, विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई। पहला जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा एडुकेशन शिक्षा, तीसरा जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और चौथा था कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की स्थिति। अब इन पर ऑप्शन क्रिएट किया गया था कि केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 या उपयुक्त सभी। तो एचडीआई के बारे में आप सभी को पता है कि यूएनडीपी के द्वारा जो है एचडीपीआई रैंक निकाला, एसडीआई रैंक निकाला जाता है। 1990 से ये जारी किया जा रहा है, और इसी समय के बाद से भारत में भी लिबरलाइजेशन का प्रोसेस या ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो हमें जब से हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन या हम कहेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, और उस दौरान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक इंडिकेटर का भी डेवलपमेंट कर गया, तो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा अवस्था हो गया कि हम पूर्व के आधार पर यह आकलन कर पा रहे हैं आज कि हमारा कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो एचडीआई के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, एचडीआई के इंडिकेटर्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, और एडुकेशन। ये 3 इसका क्या होता है, याद रखिएगा, इसके इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर बात करें रिसेंट, जो कुछ दिन पहले ही 2023 और 24 का 2023-24 का जो है ये निकला था, एसडीआई रिपोर्ट निकला था, जिसमें 2022 में जो कंट्रीज़ हैं उनका एसडीआई रखा गया था। 193 कंट्रीज में थे, और इसमें भारत का भी एसडीआई दिया गया था। और भारत को कितना एसडीआई प्राप्त हुआ था, तो भारत को प्राप्त हुआ था 134 रैंक प्राप्त हुआ था, कितने में से, 193 में से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते, ये पीटी की मैंने बात की, लेकिन ये मेंस में भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। 1990s के बाद से, 1990 के बाद से अगर आपसे पूछ दे कि 2022 में एचडीआई में कितना सुधार हुआ है, या भारत के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या एजुकेशन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसको मापने का जो सोर्सेस है वो एक एसडीआई है। तो एसडीआई के थ्रू से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे इस बार का जो एसडीआई है, जो कि 2022 का दिया गया है, 2023-24 की रिपोर्ट है, लेकिन इसे 2022 के हिसाब से मेजरमेंट किया गया है, और इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि 134 रैंक है, और एसडीआई वैल्यू कितना है, 0.644 वैल्यू है। अब मान लीजिए कि 1990 में ये 0.4 पॉइंट समथिंग था, मान के चलिए, तो ये जो 2 का अंतर आया है लगभग 20, ये जो 20 जो इतने सालों में जो अंतर आया है, इसको लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, एक एवोल्यूशन रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो रिसेंट एसडीआई रिपोर्ट आया, उसकी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इसके तहत जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट किया जाता है जो है प्रति व्यक्ति आय से, या ग्रॉस नेशनल इनकम से हम लोग मेजर करते हैं, अर्थात राष्ट्र का जो टोटल इनकम हुआ है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा
बढ़ा है। तो इस बार का जो रिपोर्ट आया है 2023-24 में, कुछ दिन पूर्व ही आई हुए, उसमें ये कहा गया है जो ग्रॉस जो इनकम है वो बढ़ चुका है ना, पर कैपिटा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से ये $6,951 हो चुका है, जो कि पहले 6,542 था। तो एक लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा, पैसे आएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशन में कितना परिवर्तन आ गया, तो ये बताया गया है कि जो HDI है, HDI के अनुसार एजुकेशन जो क्या कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अच्छा स्कूल में जाने का जो समय काल है, और ये कितना है तो 12 वर्ष आया है, जो कि पहले कितना था, 10 वर्ष था। बच्चों का जो एवरेज स्कूलिंग है वो पहले 10 वर्ष था, अब वो बढ़ते हुए कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार स्कूलिंग के लिए मापा जाता है। साथ में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अर्थात कितने समय तक जीवित रहने का जो आधार था, वो पहले क्या था, 67.2 था, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया है, 67.7 हो गया। तो इस प्रकार तीनों फैक्टर में इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा। और सिचुएशन क्या है, 134 रैंक तक हम पहुंच पाए हैं 193 कंट्रीज के बीच में। तो ये काम करता है SDI। इसके अलावा एक और रिपोर्ट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, GII, जिसके द्वारा जो है इनइक्वालिटी ऑफ हमारे समाज का जो इनइक्वालिटी अर्थात पुरुषों और महिलाओं की स्थिति को मेजरमेंट किया जाता है। इस बार का जो HDI निकला है उसमें यह कहा गया है UNDP के द्वारा कि भारत को वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अब इसको लेकर के उन्होंने एक डेटा भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो जेंडर गैप है हमारे यहाँ वर्किंग के क्षेत्रों में, अर्थात मान लीजिए कॉर्पोरेट के क्षेत्र में काम कर रहे महिलाएं, मीडिया के क्षेत्र में महिलाएं काम कर रहे हैं, स्कूल्स में काम कर रहे हैं, तो जो वर्किंग गैप है वो कितना वर्किंग गैप मिला है, याद रखिएगा, वो वर्किंग गैप मिला है 47.8। मैन के लिए कितना है, 76% है जो वर्किंग, और वुमेन के लिए कितना है तो 28% ही मात्र हमारे यहाँ महिलाएं काम करती है। ध्यान से समझिए, और ये गैप कितने का है, 47.8 है। अभी भी ये 40% तक ही नहीं पहुँचा है। तो अभी भी हमारे भारत में कितना इनइक्वालिटी बचा हुआ है। हमारे वुमेन्स को, हमारे समाज की जो महिलाओं को, उसको और आगे आना पड़ेगा, ताकि जब ये 50-50% पर स्थिति पर पहुँच जाएंगे तब समझ जाइएगा कि हम लोग जो है एक विकसित राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं वो हमारा पूरा होने को है। अब भी तो ये मुकाम बहुत दूर ही लग रहा है, क्योंकि 76% मैन अभी वर्किंग में है और वुमेन कितना है 28%। और वुमेन का एक हमारे समाज में जाकर के काम करना सिर्फ काम करने के दृष्टिकोण से नहीं, देखिए उनकी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सवाल उठते रहते हैं कई बार। तो जब तक ये मेजरमेंट ठीक नहीं होगा कि उनकी सुरक्षा जो है हर जगह, हर क्षेत्र में क्या है ठीक ठाक है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, तब तक ये जो वर्किंग लेबर फोर्स जो आपको दिख रहा है ये सुधरने वाला नहीं है। तो आप इन चीज़ों को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ SDI के बारे में, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। हम जो विनिवेश होता है हम उसे किस प्रकार अपनाएंगे। हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कारखाना है जो कि पुराने मशीन्स पड़े हुए हैं, अब उसमें कोई निवेश करना चाहता है बाहरी कंपनी, तो निवेश जैसे होगा तो हम टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो जैसे हम टेक्नोलॉजी को ग्रोथ करेंगे तो उस हिसाब से वो हमारा कंपनी भी क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार फॉरेन कैपिटल का जो उपयोग होता है वो किस क्षेत्र में हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हाईलाइट क्वेश्चन, इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, कौन कौन से स्ट्रैटेजी अपनाए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हमारे यहाँ पर तो इंडिया में रैंक भी निकाला जाता है स्टेट के लिए, उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है ना। तो उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग 11th एंड 12th ईयर प्लान। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, अर्थात इसको समझिए कि समग्र विकास। आपने नाम सुना होगा कि जो है सभी को जो है बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने की एक योजना बनाई गई थी। उसके तहत जो है जो निचले मुख्य धारा से जो नहीं थे लोग, उन्हें भी जो है बैंकों के साथ जोड़ दिया गया था। और पैसे रहे ना रहे, लेकिन उन्हें बैंकिंग सिस्टम की आदत लग गई थी कि ये बैंक सिस्टम होता क्या है, चाहे पैसा रहे या ना रहे, तो जीरो बैलेंस पर वो अकाउंट खोले गए थे। तो इस तरह का जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रोग्राम है, ये भारत में चलना भी आवश्यक है, ताकि मुख्य
धारा से जो है लोगों को जोड़ा जा सके। पैसे बिल्कुल बहुत जनों के पास नहीं होंगे, लेकिन उन्हें इस चीज़ की आदत दिलानी होगी कि अगर आप मुख्य धारा में आएंगे तो आपके जो है आपके दिमाग में ये बैठेगा कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मनी, मनी कितना आवश्यक होता है, और जब ये जरूरी पड़ेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। तो ये भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 11th एंड 12th ईयर 5 ईयर प्लान। चूंकि 12वें 5 ईयर प्लान के बाद तो 5 ईयर प्लान स्टॉप हो चुका है, तो ये जो 11 और 12 का क्या होता है ना, क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू रिलेटिंग दिस सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनल सेक्शन लाइक एसटी एससी रिलीजियस माइनॉरिटीज बैकवर्ड कास्ट। तो कौन कौन से स्टेटस और कौन कौन से पर्टेनिंग स्टेटस इशूज पर्टेनिंग जो कि क्या करते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो, और साथ में इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या ना टीएसपी सीएसपी है ना। तो ये जो प्लान है वो काफ़ी आवश्यक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो मल्टी डायमेंशन जो इंडेक्स है जिसको हम लोग कहते हैं HPI भी कहते हैं या MDPI जो कहते हैं, ये पूछा जाता है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, देखना होगा कौन कौन से मेजरमेंट है, इसके आधार पर ये पूछा जाता है, ठीक है। फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी, इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ है। तो ये सारा सिलेबस है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, प्लानिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर इंडियन 5 ईयर प्लान, फंक्शंस, रोल ऑफ एनडीसी, प्लानिंग कमीशन। ये तो काफ़ी जो है पीटी में भी पढ़ना है आपको, तो ये चीज़ें तो आपको पता है कि जो 5 ईयर प्लान अपनाए गए थे उसके उद्देश्य क्या है। रोल ऑफ एनडीसी तो आज तो ये खत्म ही हो गया, लेकिन प्लानिंग कमीशन भी आज मान लीजिए इसे डिसॉल्व करके नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग को लेकर के जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट PRS एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड, अर्थात पंचायतों को लेकर के जो प्रश्न है उस पर पूछा जा सकता है, और पीटी में भी आपने देखा होगा पेपर 1 में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको अध्ययन करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो 90s के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उस पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसका भारत के इकोनॉमी पर कौन कौन सा इफेक्ट पड़ा। तो सीधी बात है, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 90s में, लिबरलाइजेशन, LPG जिसे हम कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और ये पूछता है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका इंडियन इकोनॉमी पर कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर, उसी समय जो है बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार आया। नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है, RRB के बारे में पूछा जाता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर भी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा SG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आज ज़्यादातर पर काम कर रहे हैं, नाबार्ड काम कर रहे हैं, इनको लेकर के पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने आपको कहा कि इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण, ऑलरेडी पूछ चुका है, याद रखिएगा। इसे 7 JPC में पूछ दिया गया था कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कौन सा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कई बार होती है। मान लीजिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है भारत में काम कर रही है, तो भारत के मार्केट पर उनका कब्जा हो गया, तो जो देशी घरेलू उत्पाद है वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कि कई लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कि हमारे जो देसी रोजगार हो गए वो क्या हो गए, जो देसी व्यापारी वो क्या हो गए, कम हो गए। तो ये जो बैलेंस बनाना भी बहुत आवश्यक है। हम मल्टीनेशनल कंपनीज का तो स्वागत करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो देशी जो हमारे व्यापारी हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे भारत में थे और भारत में रहेंगे और कल भी रहेंगे, तो वही भारत के क्या हैं, लोग हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी को जब तक प्रॉफिट है तभी तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो हो सकता है चले जाए। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी ओर हमारे जो आर्थिकी है वो सीधे उनके पास जाएगा, तो जो चीज़ हमारे लोकल हमारे व्यापारियों को मिलने वाला था वो उनके पास जाएगा। तो ये समस्याएं भी है, इनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन के दोनों पक्ष आपको देखना होगा। इशूज़ ऑफ FDI एंड FI, दो तरह का जो है निवेश होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया और दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो FII के अंतर्गत आता है, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो FDI के। तो ये जो FDI के FII, इनको लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, ये बिल्कुल पूछता है और ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे कि MSP को लेकर अब भी हो रहा है, उस समय भी ये समस्या थी। तो इस पर प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के लिए क्या कुछ अपनाया गया, कौन कौन से हम कहेंगे कि सुधार जो है वो अपनाए गए हैं, कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं, देखते कि और क्या कुछ सिलेबस में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी जो हुआ था इसका कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा था, ये सारे चीज़ों को एक साथ कंक्लूजन करना पड़ेगा। अर्थात एग्रीकल्चर में इसका क्या हुआ था, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में इसका क्या रिफॉर्मेशन हुआ था, हमारे रिलेशन जो है डब्ल्यूटीओ के साथ कैसे थे उनकर को लेकर। अच्छा, ये इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत याद रखिएगा IMF पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, WTO पढ़ना है, उनके रोल पढ़ना है और उनके इम्पैक्ट भी जो है इंडियन इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे वो उसका इफेक्ट हमें पढ़ना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन सा इफेक्ट पड़ा, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया, तो क्या हमारे यहाँ का इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी बाहर से आई उसने हमारे यहाँ डेवलपमेंट किया कि नहीं किया, तो किस प्रकार की चीज़ें की गई, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और खास करके डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, तो आपने देखा होगा कई बार सरकार के द्वारा जब कोई कंपनी लगातार घाटे में रहती है तो उसका क्या कर दिया जाता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, अर्थात उसे जो है सरकारीकरण से छोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन के फायदे कितने हैं, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान कितने हैं, इनको लेकर के जो है आपको लिखना पड़ सकता है या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अंत में क्या रहेगा, अंत का जो सेक्शन है वो है इकोनॉमी ऑफ झारखंड, एक पोर्शन तो बिल्कुल रहेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टोरियल कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से, तो ग्रोथ इन एसडीपी एंड पर कैपिटा एनएसडीपी एट द लास्ट डिकेड, 10 सालों के अंतर्गत जो अंतर है उसको लेकर के आपको अध्ययन करना है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड, यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पिछले जब झारखंड बना 10 वर्षों के अंतर में इस प्रकार के परिवर्तन को आपको लिखना है। डेमोग्राफिक जो झारखंड का है, यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क फोर्स, अब ये नहीं पूछेगा कि रांची की जनसंख्या, अगर पूछ भी दिया कि रांची सबसे अधिक कहाँ जनसंख्या अधिक है तो वो आप तो बोल देंगे, लेकिन उससे थ्योरी में तो नहीं पूछेगा, तो पूछ सकता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन पूछ सकता है विद रेफरेंस टू दी 2001 एंड 2011 के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, मॉल न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर इन झारखंड में ये सारी चीज़ें कैसे काम करी है, पॉवर्टी बढ़ी है कि घटी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि घट गया है, फूड सिक्योरिटी है कि नहीं है, मॉल न्यूट्रिशन, तो आप ये जो है डेटा के साथ इसे रख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम से जैसे पूरा हो गए, ठीक है, इसके अलावा क्या है ना, भारत निर्माण हो गया, मनरेगा हो गया, PMGCY, SDSY है ना, NRLM जो है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की स्कीम, ये सारे आपको पढ़ना है। लैंड, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल इशू इन झारखंड, ये तो मुख्य मुद्दा है तो इसे आपको देखना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेगरियन रिलेशन, यहाँ के कृषकों के साथ जो है किस प्रकार जो समस्या है उनका क्या प्रॉब्लम है। ट्राइबल लैंड एलिएशन, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल, हाँ ये झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। बहुत सारे प्लेसेस हैं लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या हम कृषि के खेतों पर ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर घटते जा रहा है और एक डिस्प्लेसमेंट की समस्या भी आ रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो रहा है उसका जो है पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव। फॉरेस्ट इशू क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA, जो नया लॉ आया है FRA का फॉरेस्ट को लेकर के, उसको लेकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 ईयर प्लान्स इन झारखंड, स्ट्रैटेजी एंड अचीवमेंट, खास करके 10th 11th जो है, 10th और 11th के लिए यहाँ पूछ रहा है कि जो 5 ईयर प्लान है उसमें झारखंड का कौन कौन से अचीवमेंट मिला था, 10वीं और 11वीं के तहत पूछा जा रहा है। TSP के बारे में पूछा गया है। पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड्स इन झारखंड, यहाँ जो लोक वित्त की संरचना है उसको लेकर के पूछा गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है कि भाई यहाँ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन से, जो हाल ही में आपने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रमोशनल पॉलिसी अपनाई गई थी 2021, तो कौन कौन से पॉलिसी अपनाई गई है जिसके कारण जो है डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार वही मैं कहूँगा कि आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। झारखंड में याद रखिएगा ये जो सेक्टर है पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड्स पर ही अगले 7 JPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स ऑफ झारखंड, अर्थात झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या है, पब्लिक बोरोइंग्स के बारे में पूछा गया था। और ऋण स्थिरता संकेतों में हाल के रुझानों पर चर्चा करें,
डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स पर आपको चर्चा करना था। तो आप समझ पा रहे कि क्वेश्चन का लेवल कितना है। उस लेवल को देखते हुए आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। बाकी जो है समय समय पर जो है हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे मेंस का प्रिपरेशन करना है, मेंस को लेकर के कैसे आपको आगे बढ़ना है। उन सारी चीज़ों के लिए जो है हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।